दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। शिवम के हस्तक्षेप से वांगकांग और चेन मेंगन के बीच का मामला स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया और गुई के प्रकट होने के साथ उसकी कहानी अब से पूरे प्राचीन मार्शल जगत में फैल जाएगी। शिवम जाने से पहले पूरे भोज में नहीं रुके। वह मूल रूप से वांगकांग को कुछ प्रतिष्ठा देने आए थे। चूंकि यह मामला सुलझ चुका था, इसलिए उनके रुकने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में इस घेरे में ज्यादा उलझना नहीं चाहते थे। प्राचीन मार्शल एसोसिएशन में सुधार की आवश्यकता है। ये शिवम के जाने से पहले के अंतिम शब्द थे। उन्हें सुनने वाला हर कोई सिहर उठा, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि प्राचीन मार्शल एसोसिएशन ने उनके नाम पर कितने पाखंडी काम किए थे। रात में एक गहन सत्र के बाद थके हुए गुओ शिन्यू गहरी नींद में सो गए। हालांकि वह भी बल परिवर्तन के स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी लगभग छिपे हुए तत्व शिवम की तुलना में उसका शरीर अभी भी काफी कमजोर था और वह वास्तव में उसके परिश्रम का सामना नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह शिवम ने नियमित नींद के बजाय संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास किया। लगभग 5 महीनों के संचय के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई बोतल छलकने वाली हो, और उसी क्षण बोतल आखिरकार भर गई। उसके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय सुकून का एहसास फैल गया, मानो हर कोशिका में परिवर्तन हो रहा हो। जब से उसे लिटिल जी से प्रारंभिक जीन अनुकूलन प्राप्त हुआ, उसके जीन अंततः और भी आगे बढ़ने लगे। ये लगभग पिछली बार जैसा ही था, लेकिन इसके अलावा एक अजीब सा एहसास था, जैसे उसके भीतर कोई सुप्त अवस्था पूरी तरह से जाग उठी हो, मानो जानवरों का एक समूह उसके शरीर के अंदर उत्पात मचा रहा हो और दहाड़ रहा हो। वूफ विला के पास एक आलीशान कुत्ते के घर में सो रहे एरगोजी ने अचानक आंखें खोली। एक इंसानी भौलिये शिवम के कमरे की ओर घूरते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। छोटे जी, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर से कोई शक्ति फूटने वाली है? शिवम का खून खौल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार एक बम बन गया हो। होस्ट पोटेंशियल गाइडिंग तकनीक आपके शरीर के भीतर की क्षमता को सक्रिय करती है, जिससे आपका जीवन स्तर बदल जाता है। जैसे ही आप हिडन एलिमेंटर की स्थिति में कदम रखेंगे, आपकी सारी क्षमता ऊर्जा के रूप में फूट पड़ेगी और आपको जीवन की अंतिम छलांग पूरी करने में मदद करेगी। आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां लोग न हो, वरना पूरी जियांगन एस्टेट जमींदोज हो जाएगी। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। शिवम ने जल्दी से अपने ऊपर ओढ़ने के लिए कोई भी कपड़ा उठाया, खिड़की खोली, बाहर छलांग लगाई और एक अंधेरी परछाई में बदल गया। एंटियन पीक की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि सुपर गॉड अकादमी सबसे सुरक्षित जगह थी। वूफ 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 एरगोजी शिवम की अविश्वसनीय गति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गूही, जो हमेशा शिवम की रक्षा करता था, वह भी तुरंत निकल पड़ा। वह जानता था कि शिवम एक हिडन एलिमेंटर बनने के लिए आगे बढ़ने वाला है, और इस समय उसे किसी भी बाहरी वातावरण से कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। गूही, यहाँ पहरा दो। एरगोजी शिवम के साथ अपने रक्त संबंध अनुबंध और उससे मिले प्रतीक चिन्ह की बदौलत सुपर गॉड अकादमी में बेरोक-टोक आ जा सकता था। पल भर में इंसान और कुत्ता दोनों पहाड़ की चोटी पर गायब हो गए। ये कैसी जगह है? हालांकि गूही ने शिवम से पूछने या गूही की जांच करने की पहल नहीं की, फिर भी वह उत्सुक था। शिवम को हिडन एलिमेंटर बनने की दहलीज तक पहुंचने में आधे साल से भी कम समय लगा। इस पत्थर के स्मारक में जरूर कोई राज छिपा होगा। डीन, आज आप स्कूल इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? स्वीपिंग मॉन्क ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मास्टर, मुझे परेशान मत करो, मुझे एक शांत जगह चाहिए, मैं बस आगे बढ़ने ही वाला हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, स्वीपिंग मॉन्क ने कहा। डीन, स्कूल के व्यायामशाला में जाओ। समझ गया। शिवम सीधे एक प्रकाश वृत्त में कूद गया। एरगोजी, स्वर्गीय भौंकने वाले कुत्ते के साथ खेलो, बस हर समय खाना बंद करो, कभी कभार कुछ सीखो। वूफ एरगोजी भौंका, ये संकेत देते हुए कि वह समझ गया है, फिर दूसरे प्रकाश वृत्त में कूद गया। ठीक है, बस यहीं सह लो। ये तो मल को रोकने से भी ज्यादा कष्टदायक है। वह शक्ति जिसने शिवम को पूरी तरह से लाल कर दिया था, मानो उसका खून भी उबलने वाला हो, अगर उसे मुक्त न किया गया तो फटने ही वाला था। जैसे ही उसने इस शक्ति पर नियंत्रण छोड़ा, दूर के तारों से आती हुई एक शक्ति ने उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। विशाल तारों वाले आकाश में एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके शरीर का हर आनुवंशिक अंश पार होने लगा। ये सुनहरी रोशनी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो नंगी आंखों से दिखाई देती थी। इस सफलता ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उसके शरीर को पूरी तरह से मजबूत करने की अनुमति दी, और अब से वह मानवता से परे एक उच्च जीवन रूप बन गया। यही कारण था कि छिपे हुए तत्वों की शक्ति तथाकथित प्राचीन मार्शल आर्ट गुरुओं या उन महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं से कहीं अधिक थी।
वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे सामान्य मनुष्य ही रहे, लेकिन संभावित मार्गदर्शक तकनीक ने शिवम की लाखों वर्षों की अवधि में जीनों का विकास अल्प समय में ही हो गया, जिससे जीवन के सार में एक मूलभूत अंतर आ गया। इस समय शिवम द्वारा अकादमी में भर्ती किए गए कई छात्र अभी भी यही प्रशिक्षण ले रहे थे। वे अब नींद की जगह साधना विधियों का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम थे, विशेष रूप से प्राचीन मार्शल परिवारों के छात्र जो और भी अधिक परिश्रमी थे। इस समय विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों ने वह सुनहरा प्रकाश देखा, एक चमत्कार जैसा दृश्य। ये सुनहरा प्रकाश क्या है? क्या सुन वुकोंग एक सुपर साई में परिवर्तित हो रहा है और फिर से अन्य शिक्षकों के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहा है? नहीं, ये शिक्षक सुन नहीं है। यह आभा डीन की लगती है। डीन यहाँ है। ओह डीन, तो बात समझ में आ गई। डीन की साधना गति बहुत तेज है, कुछ ही महीनों में वह एक गुप्त तत्व बन गया है। कौन कुछ और कहता है? डीन की संभावित मार्गदर्शन तकनीक स्कूल की तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत है और उसकी सफलता से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बपतिस्मा सामान्य छिपे हुए तत्वों से 10 गुना ज्यादा भयानक है। ... कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन सुनहरी रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई। बनियान, शॉर्ट्स और चप्पल पहने लड़का अपनी जगह पर खड़ा रहा, अविश्वास से अपनी त्वचा के हर इंच को छू रहा था। इतना शक्तिशाली, इतना अविश्वसनीय, क्या यही छिपे हुए तत्व हैं? शिवम ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में ब्रह्मांडीय ऊर्जा कभी लपटों में, कभी बिजली में और कभी जीवन ऊर्जा से भरी हरी रोशनी में बदल गई। उसके शरीर में जैविक धारा पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बदल गई थी और हर कोशिका मजबूत और लचीली हो गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि उसके जीन्स में एक जबरदस्त बदलाव आ गया है। यह उसके आभामंडल में बदलाव था। पैसा, ताकत और प्रभाव किसी को श्रेष्ठता का एहसास दिला सकते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। लेकिन अब अगर शिवम किसी और के सामने घमंड से खड़ा भी हो तो उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं होगी। ये बिल्कुल सामान्य सा लगता है। बधाई हो मेज़बान, अब आप एक हिडन एलिमेंटर हैं। लेकिन ज्यादा घमंडी मत बनिए, हिडन एलिमेंटर तो बस शुरुआत है। पूर्व मेज़बान शायद दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता बनने की राह पर आगे बढ़ने वाला है। हा, मैंने आखिरकार बेजोड़ मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। लिटिल यी की कही एक भी बात शिवम को समझ नहीं आई, क्योंकि मिडिल स्कूल सिंड्रोम जैसी एक आवाज़ पूरे खेल के मैदान में गूंज रही थी। चुप रहो, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत बचाने की परवाह नहीं है? भारत की मरुस्थलीकरण नियंत्रण तकनीक ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और तकलामाकन रेगिस्तान में परीक्षण स्थल ने पहले ही उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र का सफलतापूर्वक रूपांतरण किया गया है। मानवता रेगिस्तान पर विजय प्राप्त करेगी। ये तकनीक मानव जाति के अस्तित्व और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ... लगभग आधे साल के काम के बाद शिवम के पादप जीन संशोधन और पर्याप्त वित्तीय निवेश की बदौलत परीक्षण के पहले चरण में तकलामाकन में 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ढीली रेतीली जमीन ठोस, मोटी और बेहद उपजाऊ मिट्टी में बदल गई थी। जब तक देश ने इस उपलब्धि का प्रदर्शन किया, तब तक यह एक प्राचीन शैली के पर्यटन शहर के रूप में विकसित हो चुका था। इस शहर के निर्माण की बात करें तो इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से शिवम को ही जाता है। ये सभी संरचनाएं ईंट और टाइलों से बने लकड़ी के घर थे, जिन्हें बनाने में बहुत कम समय लगा। भारी निवेश के साथ ये शहर 1 महीने से भी कम समय में आकार ले लिया। ये परियोजना हमेशा राज्य द्वारा गुप्त रूप से चलाई जाती रही है। आसपास के इलाकों को सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है और हाल ही में इसे पूरी तरह से खोला गया है और इसकी तस्वीरें पहली बार ऑनलाइन दिखाई दी हैं। वुतान शहर, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा था। ऊपर बैटल थ्रू द हेवंस देखिए। हे भगवान, ये किसकी उत्कृष्ट कृति है? सरकार की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सरकार ने इस रेगिस्तान को वश में करने के लिए इतनी मेहनत की और फिर ऐसी जगह बनाई। क्या ये किसी थीम पार्क के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है? एक बार रेगिस्तान का दोहन हो जाए तो उसे निश्चित रूप से विकास की आवश्यकता है। पहले पर्यटन को बढ़ावा दें और जब पैसा हो जाए तो आप पास में एक शहर बना सकते हैं। यह एक ठोस योजना है। मुझे नहीं लगता क्या कोई फिल्म क्रू इसका रीमेक बनाना चाहता है। पहला रीमेक असफल रहा था और अब वे बजट बढ़ा रहे हैं। सभी को नमस्कार। अब एक सम्राट मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसका घोड़ा मेरे घोड़े जितना तेज नहीं है। ... कुछ ही घंटों में यह विषय चर्चा में आ गया। हर कोई वुतान शहर के अचानक रेगिस्तान में प्रकट होने को लेकर उत्सुक था, लेकिन कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं था। यही वह क्षण था जब शिवम ने अपने सोशल मीडिया पर अपडेट किया। प्रिय मित्रों, इस स्थान पर बड़े पैमाने पर काल्पनिक टीवी श्रृंखला बैटल थ्रू द हेवंस की शूटिंग शुरू होगी। मैंने इस रेगिस्तान को पुनः प्राप्त करने में देश की सहायता के लिए $100 बिलियन का निवेश किया है, जिससे मुझे 50 वर्ग किलोमीटर के उपयोग का अधिकार प्राप्त हुआ है। आज से इस उपन्यास की दुनिया का एक निश्चित हिस्सा इस रेगिस्तान में प्रस्तुत किया जाएगा।
ये काम मेरे और वान कांग द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें कई प्रतिभाशाली कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हम विशेष प्रभाव टीम में भारी निवेश करेंगे। डू संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा घोड़ों पर सवार होने वाले कोई भी दृश्य बिल्कुल नहीं होंगे। साथ ही वान कांग और सभी मुख्य कलाकारों ने भी इसी तरह के अपडेट पोस्ट किए। 100 अरब। डीन, मैं अभी तुम्हारे लिए फोर्ब्स की लिस्ट फाड़ दूंगा। सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए देश के रेगिस्तान को वापस पाने के लिए 100 अरब माफ करना, यह मेरी समझ से परे है। डीन, तुम्हारे पास असल में कितना पैसा है? मेरा रूममेट मरने से पहले ये सवाल जानना चाहता है। ये खर्च वाकई नेक है। डीन, इन शब्दों के साथ मैं ज़रूर सिनेमाघरों में आऊँगा। मैं घुटनों के बल बैठा हूँ। डीन, क्या किसी एक्ट की ज़रूरत है? एक्स्ट्रा के लिए? सब लोग बैठ जाओ, ये तो बस डीन के बुनियादी काम हैं। क्या तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक कर रहे हो? डीन को टीवी शो बनाकर पैसा कमाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे भी ऊपर शामिल कर लो, हम अमीरों की दुनिया को समझ नहीं सकते। ... शिवम के पैसे फेंकने के इस कदम ने तुरंत ही नेटिजन्स की तारीफ बटोरी। और कुछ नहीं, बस यही बात कि इन 100 अरब डॉलर का इस्तेमाल राष्ट्रीय रेगिस्तानी पुनर्ग्रहण के लिए शोध निधि के रूप में किया गया, आलोचना से परे थी। जमीन के उस टुकड़े की बात करें तो वह पहले एक बेकार रेगिस्तानी बंजर जमीन थी, और अब चूंकि किसी ने उसे वापस पाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो क्या उसे किसी काम के लिए उधार लेना कोई समस्या थी? इसके अलावा इससे स्थानीय आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला। बुरा नहीं, प्रचार का असर लाजवाब है। फिल्मांकन की योजना शुरू होने वाली थी और यह हिस्सा हमेशा से वान कांग की जिम्मेदारी थी, इसलिए शिवम ने प्रगति जानने के लिए फ़ोन किया। चलो शिवम, क्या आप एक वीचैट मैसेज नहीं भेज सकते? मैं आपके मैसेज का तुरंत जवाब कब नहीं देता? दूसरी तरफ से वान कांग की आवाज़ आई, जो शिकायत से भरी थी। बिल्कुल नहीं, क्या दोपहर हो गई है और आप अभी भी काम कर रहे हैं? शिवम ने एक शरारती मुस्कान दिखाई। जब से उसकी चेन मेनघन से दोस्ती हुई, वह सचमुच एक ऐसा दोस्त बन गया जो दोस्ती से ज़्यादा रोमांस को महत्व देता था। बिल्कुल नहीं, वान कांग ने बेबसी से कहा, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। ठीक है। मेनघन ने कहा था कि जब तक मैं उसे हरा नहीं दूंगा, वह जो कहूंगी वही करेगी, वरना हमें शादी के बाद तक इंतजार करना होगा। हा। शिवम हंसता रहा जब तक कि वह पीछे नहीं हट गया। हालांकि अब वे दोनों सुपर गॉड अकादमी में थे, चेन मेनघन स्वाभाविक रूप से वान कांग से ऊंचे स्तर पर था। जब तक शिवम चुपके से उसकी कुछ मदद नहीं करता, यह असंभव था, ताकि वह चेन मेनघन को हरा सके। ठीक है, मैं तुम्हें चुपके से कुछ एडवांस्ड गोलियां दे दूंगा और तुम कुछ ही महीनों में उससे आगे निकल जाओगे। हा, तुम भरोसेमंद हो। वान कांग आखिरकार हंसा। तो क्या हुआ? साइट की समस्या सुलझ गई है, हमारी फिल्मांकन लगभग शुरू हो जाना चाहिए। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, अभिनेताओं के साथ कोई समस्या नहीं है, बस। वान कांग हिचकिचाया, क्या मैंने पिछले साल हॉलीवुड से एक स्पेशल इफेक्ट्स टीम नहीं ली थी? उन्होंने काम छोड़ दिया। क्या उन्होंने काम छोड़ दिया? क्या हो रहा है? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। क्या इसलिए नहीं कि वे नई मार्वल फिल्म बना रहे हैं? वान कांग ने शिकायत की, सभी टीमों को वापस बुला लिया गया। वे 1 साल से भारत में मुफ्तखोरी कर रहे थे और अब वे बिना कुछ कहे जा रहे हैं, ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। ऐसी बात, क्या तुमने उनसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था? क्या उन्होंने जुर्माना भरा? मुझे शुरू मत करो, वान कांग गुस्से से बोला। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि वे हमारे क्रू को स्पेशल इफेक्ट्स प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए भारत आए थे, लेकिन चूंकि हम लगभग 1 साल तक प्रोडक्शन शुरू नहीं करने वाले थे, इसलिए ये हमारे शुरुआती समझौते का उल्लंघन था, इसलिए पहले हमने ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। एग्रीमेंट में शुरुआत की तारीख का कोई जिक्र नहीं है और उन्हें वैसे भी पैसे मिल रहे थे, दरअसल वे बस नखरे दिखा रहे हैं। वाह, खलनायक ने पहले मुकदमा कर दिया। शिवम ठंडे स्वर में हंसा। पैसे लेकर भारत में 1 साल छुट्टियां बिताईं, फिर वहां से चला गया और मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या उन्हें लगता है कि भारत के लोग बेवकूफ़ हैं? उनकी एजेंसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह मुख्यालय का आदेश है। मैंने उनके मुख्यालय से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अरे, लगता है वे मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले चरण के अधिकार मिशन को पूरा करने के बाद से शिवम ने काफ़ी समय से पैसे नहीं खर्च किए थे। लगता है मुझे भी अपनी एक किंवदंती विदेश में छोड़नी पड़ेगी। मिस्टर शिवम, तुम क्या करोगे? हॉलीवुड खरीदोगे? शिवम की अपार आर्थिक ताकत को जानते हुए वान कांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे नुकसान होगा। चिंता तो हॉलीवुड को ही होनी चाहिए। हाँ, उन्हें खरीदने में पैसे लगेंगे और वह पैसा उनके देश में जाएगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, शिवम ने व्यंग्य किया। हॉलीवुड का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैशन उद्योग इतने लंबे समय से विकसित हो रहा है, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि यह उद्योग खंड भारत में स्थानांतरित हो जाए। क्या तुम्हें नहीं लगता?
हॉलीवुड न केवल वैश्विक फैशन का जन्मस्थान था, बल्कि वैश्विक संगीत और फिल्म उद्योग का केंद्र भी था, जहां विश्वस्तरीय मनोरंजन उद्योग और लग्जरी ब्रांड मौजूद थे और यह वैश्विक फैशन के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। वार्नर ब्रदर्स कंपनी, एमजीएम पिक्चर्स और डिज्नी पिक्चर्स हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध फिल्म कंपनियों में से थीं। कई साल पहले इन कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी, जिससे लगभग त्रिपक्षीय प्रभुत्व का माहौल बन गया था। लेकिन सिर्फ 2 साल पहले ब्रेला मिशेल नाम की एक बिजनेस जीनियस उभरी और एक छोटी सी टीम के साथ अप्रत्याशित रूप से इन प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के बीच एक हॉलीवुड गठबंधन बना लिया। संसाधनों के एकीकरण और साझाकरण के बाद हॉलीवुड में फिल्म और फैशन उद्योग और भी मजबूत हो गए और दुनिया भर में एक अडिग स्थिति तक पहुंच गए। फेडरेशन के पहले अध्यक्ष के रूप में ब्रेला के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे। सिनेमा में हॉलीवुड की वैश्विक सफलता इन शक्तिशाली स्पेशल इफेक्ट टीमों से अविभाज्य थी। इसके बाद ब्रेला ने सभी स्पेशल इफेक्ट टीमों को एकीकृत करते हुए एक स्पेशल इफेक्ट कंपनी की स्थापना की, जो लगभग सभी फिल्म कंपनियों की जीवनदायिनी शक्ति के समान थी। शिवम ने जुआंग यांग द्वारा सौंपी गई सामग्री को देखा और सोच में डूबा हुआ था। उसे वास्तव में विभिन्न उद्योगों की ज्यादा जानकारी नहीं थी और न ही उसे दुनिया में इतनी असाधारण व्यावसायिक प्रतिभा के बारे में पता था। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ब्रेला मिशेल जल्द ही वैश्विक फोर्ब्स सूची के शीर्ष स्थानों पर कड़ा प्रहार करेंगे। ज़ियाओयिंग, मिस्टर ब्रेला ने मेरे डिनर के निमंत्रण के बारे में क्या कहा? दरअसल शिवम को झंझट वाले मामले ज्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि जब भी वह कोई कदम उठाते तो वह जमीन हिला देने वाला होता। जब स्पेशल इफेक्ट्स टीमों से जुड़े मामलों की बात आती है तो अगर शिवम सीधे ब्रेला से जुड़ पाते तो मामला आसानी से सुलझ जाता, है ना? आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के नाते उनका अभी भी कुछ प्रभाव था। युवा गुरु मिस्टर ब्रेला ने कहा कि वह हाल ही में नई फिल्म की तैयारी में व्यस्त हैं और उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। वह बस मुझे देखना ही नहीं चाहता। फांग जुएयू को एक व्यवसायी के नज़रिए से इस बात का मतलब समझने के लिए सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या आपने स्पेशल इफेक्ट्स टीम के बारे में कुछ बताया? हाँ, बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मुख्यालय का फैसला था। इस फिल्म का आकार और निवेश अभूतपूर्व है और सभी स्पेशल इफेक्ट्स टीमों को इसके निर्माण में भाग लेना ज़रूरी है। जहाँ तक उनके अनुबंध तोड़ने की बात है तो वे अब भी इसके लिए निर्माण शुरू करने में हमारी देरी को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर के उल्लंघन शुल्क से तो वे बचने की हर संभव कोशिश करेंगे, फांग जुएयू ने व्यंग्य किया। इतिहास में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के निवेश वाली फिल्में दुर्लभ थीं। अगर वे उल्लंघन शुल्क के रूप में इतने मिलियन डॉलर चुका देते तो क्या उनका दिल नहीं टूट जाता? युवा स्वामी, हम मुकदमा कर सकते हैं। उनके उल्लंघन के व्यवहार को देखते हुए हमारे जीतने की संभावना ज्यादा है। क्या मुझे कोई इंतजाम करना चाहिए? जरूरत नहीं है। हम भारत के लोगों को धमकाना इतना आसान नहीं है और हमारे लिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। शिवम का ब्रेला के साथ डिनर का निमंत्रण उनकी कमजोरी स्वीकारोक्ति नहीं, बल्कि एक आखिरी मौका था जो वह देना चाहते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी कद्र नहीं थी। युवा गुरु, उनके उद्योग पर हमला करना कोई आसान बात नहीं है, जुआंग यांग ने कहा। हॉलीवुड का बाजार मूल्य बस कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर है, उन्हें हासिल करना आसान है, लेकिन आपने कहा था कि इस पैसे में से कुछ भी, चाहे बर्बाद ही क्यों न हो, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये रास्ता काम नहीं करेगा। बिल्कुल, शिवम ने सिर हिलाया। ऐसे में दूसरा तरीका भारत में उनके उद्योग को दबाना है। हाल ही में भारत में कई हॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि सभी सिनेमाघर श्रृंखलाएं खरीद ली जाएं और उनकी फिल्में दिखाने से मना कर दिया जाए। मैं भी यही सोच रहा था। भारत फिल्म बाजार का वैश्विक स्तर पर एक बड़ा हिस्सा था। इस हिस्से को छोड़ने का मतलब उनके लिए भारी नुकसान होगा और कुछ कमज़ोर फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएंगी। हालांकि फांग जुएयू ने मनोरंजन उद्योग में हाथ नहीं डाला था, फिर भी उनके पास कई सिनेमा श्रृंखलाएं थीं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत भर में लगभग आधी श्रृंखलाएं उनकी थीं। जब तक वह उन्हें दिखाना नहीं चाहते तब तक सिनेमाघरों के इस आधे हिस्से में हॉलीवुड फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। बाकी आधे हिस्से की बात करें तो वान कांग का परिवार बैदा एक बड़े हिस्से पर कब्जा करता था। अगर फांग जुएयू वान कांग के साथ अपने रिश्ते को देखते हुए उन्हें इस हिस्से की भरपाई कर देता तो यह कोई समस्या नहीं होती। बाकी छोटे सिनेमाघरों को खरीदने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इस तरह फांग जुएयू को नुकसान होता, लेकिन हॉलीवुड को गहरा झटका लगता। मुख्य बात यह थी कि फांग जुएयू को पैसे गंवाने का डर नहीं था, क्योंकि उसके पास लगभग अथाह धन था, वित्तीय संसाधनों का एक अंतहीन गड्ढा। ऐसी निर्दयी हरकतें करना उसके बस की बात नहीं थी। हॉलीवुड की बात करें तो हालांकि उन्हें कुछ समय तक बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भारत बाजार को खोना उनके लिए जल्द ही मुसीबत का सबब बन जाएगा। लेकिन यंग मास्टर, क्या आपने गौर किया है कि भारत में कई फिल्म कंपनियों का बहुत प्रभाव है? मार्वल और डीसी की सुपरहीरो सीरीज के बारे में सोचिए। अगर उनकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो लोग और निस्संदेह जोरदार विरोध करेंगे।
और ये सारे परिधीय उद्योग, ये सब उनके लिए पैसा कमाने के साधन हैं, जिससे हमारे लिए उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना मुश्किल हो रहा है। शिवम ने अपनी कनपटियां रगड़ी। ये वाकई एक पेचीदा मसला था। वह सभी भारत फिल्म प्रशंसकों को नाराज तो नहीं कर सकता था, है ना? तब तक उसके वीबो पर प्रशंसकों की बाढ़ आ सकती थी। सच कहूं तो हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों का भारत को सांस्कृतिक निर्यात बहुत ज्यादा रहा है। लगता है यह एक सांस्कृतिक लड़ाई में बदल रहा है, शिवम ने जोर से सोचा। पहले मुझे उन सभी सिनेमा चेन को खरीदने में मदद करो जिन पर मेरा पहले से नियंत्रण नहीं है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो। शिवम ने आदेश दिया। वे इस नई फिल्म से बड़ी कमाई की उम्मीद करते हैं, तो चलो उनके निवेश को बर्बाद कर दें। युवा गुरु, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? सीधी सी बात है, जब तक हमारी फिल्में उनकी फिल्मों से बेहतर हैं, दर्शक स्वाभाविक रूप से उनकी फिल्में छोड़ देंगे और अपने घरेलू लोगों की ओर रुख करें। क्या भारत में हमारे पास कई बेहतरीन आईपी नहीं हैं? लेकिन हमारे पास उनके जैसी मजबूत स्पेशल इफेक्ट टीमें नहीं हैं। बड़े निवेश के बावजूद उनके स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है पहले हमारे पास न रही हो, लेकिन अब है, शिवम ने कहा। मेरे पास दुनिया की सबसे मजबूत स्पेशल इफेक्ट टीमों में से एक है, बेजोड़। सच में। जूंग यंग, जो इतने लंबे समय से शिवम परिवार के उद्योगों का प्रबंधन कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पास इतनी बड़ी स्पेशल इफेक्ट टीम है। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो, पहले सिनेमा चेन हासिल करो। जब हमारी पहली फिल्म उनकी फिल्म से टकराएगी तो हम उन्हें तकनीकी रूप से और बाजार में धूल चटा देंगे। हाँ यंग मास्टर, मैं समझता हूँ। और भारत में हमारे पास कितने उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कारखाने हैं? यंग मास्टर, देश की 3 सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हमारी हैं। उत्पादन लाइनों का एक हिस्सा मेरे लिए आवंटित करें। मैं अपनी श्रृंखला के सभी सिनेमाघरों को अपग्रेड करना चाहता हूं। क्या आप उन सभी को आईमैक्स थिएटर में बदल रहे हैं? जूंग यंग ने अंदाज़ा लगाया। नहीं, मैं उन सभी को वीआर उपकरणों से लैस कर रहा हूं। मैं अपने सभी सिनेमाघरों को वीआर सिनेमा में बदलना चाहता हूं। शिवम मुस्कुराया। 1 साल के अंदर मैं चाहता हूं कि हॉलीवुड फिल्में भारत में इतनी बदसूरत हो जाएं कि अगर वे मुफ्त भी हों तो कोई उन्हें न देखे। शिवम के दिमाग में एक योजना की रूपरेखा पहले से ही बन चुकी थी। कहना ही पड़ेगा कि हिडन एलिमेंटर बनने के बाद उसके दिमाग की बनावट भी बदल गई थी। उसकी मानसिक गतिविधि का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अरे वान कांग, मुझे तुमसे एक व्यापारिक सौदे पर बात करनी है, शिवम ने वान कांग का नंबर डायल करते ही कहा। क्या तुम मेरे साथ व्यापार करना चाहते हो? वान कांग ने अविश्वास भरे स्वर में जवाब दिया। हालांकि उनके परिवार के बैदर समूह की कुछ प्रतिष्ठा जरूर थी, फिर भी वह उनके पिता वांग लिन की संपत्ति थी। किसी भी सौदे की तलाश में वांग लिन से संपर्क करना चाहिए, तो जुएयू उनसे संपर्क क्यों कर रहा था? और अगर शिवम व्यापार करना चाहता तो उसके साथ व्यापार न करने की हिम्मत कौन कर सकता था? अगर वह पूरा बैदर खरीदना चाहता तो शायद उसकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही होता। उसे इस तरह के बातचीत वाले लहजे की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने पहले ही बैदर फिल्म का प्रबंधन तुम्हें सौंप दिया है ना? हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम हॉलीवुड फिल्मों को रोकने के लिए भारत के सारे थिएटर खरीदने की योजना बना रहे हो? वान कांग को शिवम के इरादे का कुछ अंदाजा हो गया था। जरूर, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हॉलीवुड फिल्मों के प्रति दीवानगी को देखते हुए अगर हम उन्हें सिनेमाघरों में पूरी तरह से रोक भी दें तो भी हमें जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनका सांस्कृतिक निर्यात वाकई बहुत जबरदस्त है। तो तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? वान कांग ने पूछा। शिवम के व्यक्तित्व को जानते हुए उसके पास आने से पहले ही उसके पास कोई योजना जरूर रही होगी। हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उससे पहले हमें जनता को उनकी फिल्मों का विरोध करने के लिए तैयार करने के लिए कुछ तैयारी करनी होगी। यह आसान नहीं होगा। घरेलू फिल्मों में ज्यादातर पैसा अभिनेताओं को काम पर रखने में खर्च होता है, और जिनके पास अभिनय का कोई हुनर नहीं होता वे बस ट्रैफिक स्टार होते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स बेहद कमज़ोर होते हैं और उनसे मुकाबला करने या उनका विरोध करने लायक कुछ भी खास नहीं होता। ये तो बस बीते ज़माने की बात है। क्या अब भी दमदार साइंस फिक्शन, फैंटेसी या जादुई कृतियां बनाना मुश्किल है? शिवम मुस्कुराया। मत भूलो, हमारे पास शिक्षकों का एक समूह है और अगर हम उन्हें ही अभिनेता बना देंगे तो स्पेशल इफेक्ट्स की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वान कांग ने अपने माथे पर थपथपाया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या भूल गया था। उसे अभी भी याद था कि वह पहली बार चेन मेंगन के साथ सुपर गॉड अकादमी में गया था। शिक्षक उन्हें जीतने के लिए अपना हुनर दिखाने ही वाले थे और अंत में एक महायुद्ध हुआ। वह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। क्या वे फाइटर ब्रेक्स द स्काई की शूटिंग की योजना नहीं बना रहे थे? अकादमी में जियाओ यान नाम का एक शिक्षक था जो असामान्य आग की लपटों को नियंत्रित कर सकता था और प्रलयकारी दृश्य रच सकता था। और लिन डोंग का ग्रेट वाइल्डनेस प्रिजन स्काई फिंगर भी था। स्पेशल इफेक्ट्स चाहे कितने भी ज़बरदस्त क्यों न हो, वे उस तरह के एहसास को दोहरा नहीं सकते थे।
हॉलीवुड की कौन सी बकवास टीम, चाहे उसके इफेक्ट्स कितने भी यथार्थवादी क्यों न हो, असली युद्ध के दृश्यों जैसा मनमोहक बना सकती है। उन्हें किसी स्पेशल इफेक्ट्स टीम की ज़रूरत ही नहीं थी। हम कहानी के बाकी हिस्सों की शूटिंग पहले मौजूदा कलाकारों से करवा सकते हैं, और जहां तक युद्ध वाले हिस्सों की बात है, स्कूल के शिक्षकों को सीधे उन भूमिकाओं को निभाने दें। वे बेहद बुद्धिमान रोबोट हैं जिनका रूप रंग अपनी इच्छा से बदल सकता है, बिल्कुल उन्नत स्टंट डबल्स जैसा। हा, मैं कितनी मूर्खता से भूल गया, कौन सी स्पेशल इफेक्ट्स टीम। असली महाकाव्य युद्ध के दृश्यों के सामने वे बस बादल हैं। हमारे लड़ाकू राजा सचमुच क्यूई के पंख हो सकते हैं। तो तुमने मुझे किस लिए बुलाया था? तुम ये सब अपने दम पर कर सकते हो, है ना? एक ज़रूरी बात है, सबसे बेहतरीन दृश्य भी दर्शकों का दिल जीतने के लिए काफ़ी नहीं होते। मैं एक इमर्सिव अनुभव बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है सिनेमाघरों में दृश्य अनुभव को बदलना? बिल्कुल, याद है वो वीआर तकनीक वाला गेम जो मार्टिन और मैंने लॉन्च किया था? शिवम ने कहा, मैं इसे सिनेमाघरों में लागू करने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह दर्शकों का देखने का अनुभव क्रांतिकारी होगा। अगर वे इस तरह की आकर्षक फिल्मों के आदी हो जाते हैं तो क्या वे फिर से हॉलीवुड की फिल्मों की ओर लौटेंगे? हा, सही कहा। इसीलिए तो कहते हैं कि एकाधिकार सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला होता है। हम इस तकनीक पर पूरी तरह से एकाधिकार कर लेते हैं। वान कांग हंसे, मानो एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हों जहां हॉलीवुड फिल्में बिना दर्शकों के लॉन्च होंगी। लेकिन ये सस्ता तो नहीं होगा, है ना? हाँ, हालांकि इसके लिए गेम्स जितने जटिल उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी थिएटर की हर सीट के लिए $1000 की अतिरिक्त लागत लग सकती है। मान लीजिए कि एक औसत थिएटर में 1000 सीटें होती हैं, तो ये $10 लाख का निवेश है। शिवम ने आगे कहा, भारत में अब लगभग 90,000 सिनेमाघर हैं जिनकी कुल कीमत लगभग $90 अरब होती है। तुम साले पागलों की तरह अमीर हो। यूं ही $90 अरब का आंकड़ा बताकर हॉलीवुड सोच भी नहीं सकता कि उनका मुकाबला किसी ऐसे व्यक्ति से है जो पैसे को कुछ नहीं समझता। हा। वेदर फिल्म को बदलना भी मेरे हाथ में है। आम फिल्में वीआर उपकरणों के अनुकूल नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी कंपनी की फिल्में ही ऐसा कर सकती हैं। क्या तुम्हारी भी एक फिल्म कंपनी है? वान कांग को याद आया कि शिवम ने ऐसे उद्योग में हाथ नहीं डाला था। नहीं, लेकिन मैं एक शुरू कर सकता हूँ। शिवम एक फ़ोटो भेजी, एक बिजनेस लाइसेंस जो हाल ही में पंजीकृत हुआ था। सुपर गॉड मूवी अनलिमिटेड कंपनी। धिक्कार है, अनलिमिटेड कंपनी। कमाल है। एक सीमित देयता कंपनी और एक असीमित कंपनी के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो एक सीमित कंपनी को केवल कंपनी की कुल संपत्ति तक ही भुगतान करना होता है। इसके विपरीत एक असीमित कंपनी दिवालिया होने पर कंपनी से परे अपने कानूनी प्रतिनिधि के प्रति भी दायित्व का पालन करेगी। केवल वही व्यक्ति असीमित कंपनी पंजीकृत कराएगा जो इतना अमीर हो कि उसके पास अपना पैसा खर्च करने के लिए कोई जगह न हो। कौन गारंटी दे सकता है कि उसकी कंपनी हमेशा सफल रहेगी और कभी दिवालिया नहीं होगी? शायद केवल शिवम जैसा ही कोई ऐसा कर सकता है। क्या आप कोई फिल्म शूट करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मैंने पहले एक सीरीज शूट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब मैंने फिल्म रूपांतरण योजना के बारे में सोचा है तो क्यों न फिल्में बनाई जाएं। प्रति किश्त 2 घंटे, फाइटर ब्रेक्स द स्काई की विशाल कहानी को देखते हुए हम दर्जनों फिल्में भी बना सकते हैं। अगर तुम इस आइडिया का ऐलान कर दोगे तो बहुत से लोग डर के मारे मर जाएंगे। अभी तक तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 20 जेम्स बॉन्ड रही हैं और शिवम की योजना तो बस आसमान छू रही है। ये फिल्म है या सीरीज, मैं कॉन्ट्रैक्ट का मामला तुम पर छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि आम कहानियों को फिल्माना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। हम तुरंत फिल्मांकन शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक लड़ाई के दृश्यों की बात है, मैं पहले एक ट्रेलर बनाऊंगा और उसे दुनिया को चौंका देने के लिए ऑनलाइन डालूंगा। हा, बढ़िया। मैं कलाकारों और कॉन्ट्रैक्ट्स का काम संभाल लूंगा। मैं इस ट्रेलर को देखने के लिए बेताब हूँ। योजना बनाकर शिवम सीधे सुपर गॉड अकादमी पहुंच गया। प्राचार्य, आप इतनी जल्दी क्यों आए? स्वीपिंग मॉन्क ने शिवम के चेहरे पर उत्सुकता देखी। गुरुजी, क्या हमारे यहाँ कोई सिनेमेटोग्राफी में पारंगत शिक्षक हैं? बिल्कुल, हमारे पास हैं। मिस्टर कांग, मिस्टर वांग, मिस्टर ली और मिस्टर डिंग हैं। ये सभी बेहद पेशेवर सिनेमेटोग्राफी शिक्षक हैं। तो कृपया मिस्टर कांग को मेरे लिए ढूंढिए। मुझे एक काम की फिल्मांकन में उनकी मदद चाहिए, और कृपया शिक्षक जियाओ यान को बुला लीजिए। मुझे उनकी मदद चाहिए। शिक्षक जियाओ यान, हाँ, यही तो वो भावना है, यही वो रुख है जो दुनिया को नीचा दिखाता है। बहुत प्रभावशाली। शिक्षक युनशान, आपके हाव भाव ठीक नहीं हैं। आपको हैरान होना चाहिए। आप डू जोंग की एक ताकतवर हस्ती हैं और ये मुकाबला एक नौजवान के साथ टाई का है। आप इतने शांत कैसे हो सकते हैं? और शिक्षक जियाओ यान, इतने निर्दयी मत बनिए। क्या ये बुद्ध का उग्र अग्नि कमल पूरे स्कूल को उड़ा देगा?
एक मोटा, कुछ हद तक घटिया सा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक बड़ी मशीन लिए इस अविश्वसनीय रूप से रोमांचक महायुद्ध को फिल्मा रहा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी स्कूल का फोटोग्राफी शिक्षक श्रीकांत था। ये कहना जरूरी है कि श्रीकांत का फिल्मांकन कौशल बेहतरीन था। इस उच्च तकनीक वाले रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ युद्ध की तस्वीरें और गति पूरी तरह से कैमरे में कैद हो गई। इसके अलावा पूरी सुपर गॉड अकादमी शिवम के नियंत्रण में थी। वह अपनी इच्छानुसार स्कूल के स्वरूप और सुविधाओं में बदलाव कर सकता था। परिणामस्वरूप उसने अपनी कल्पना के आधार पर पूरे यूनान संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया और यहाँ तक कि सामग्रियों को भी उचित कठोरता के अनुसार समायोजित किया ताकि सबसे चौंकाने वाला और उचित दृश्य प्रभाव प्राप्त किया जा सके। एक दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता के शीर्ष सुपर रोबोट होने के नाते शिवम ने पहली बार उनकी लड़ाई देखी थी। बुद्ध के उग्र अग्नि कमल की भयानक विनाशकारी शक्ति एक साधारण शहर को पल भर में नष्ट कर सकती थी। जैसा कि गूरी ने कहा था, दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता वास्तव में मानवरूपी हथियार थे जो अकेले ही एक छोटे से देश को उलट सकते थे। शिवम का एक समय यह मानना था कि किसी व्यक्ति की शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह किसी राष्ट्र की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। अब उसे एहसास हुआ कि वे केवल इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी व्यक्तिगत शक्ति पर्याप्त रूप से प्रबल नहीं थी। यूनान संप्रदाय की ऊंची इमारतों पर पहाड़ी द्वार का आधा हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था। हर जगह नीली और सफ़ेद लपटें जल रही थीं और यहाँ तक कि चिलचिलाती धूप भी छाई हुई थी। अगर शिक्षक लिंडोन का संरक्षण उसके साथ न होता तो उसकी प्रारंभिक अवस्था की छिपी हुई तत्वशक्ति कब की गायब हो गई होती, बिना किसी निशान के। उफ उफ उफ, स्पेशल इफेक्ट्स की क्या ज़रूरत थी। सुपर गॉड अकादमी के सिर्फ 2 शिक्षकों की लड़ाई ही एक महाकाव्य युद्ध दृश्य बना देती है। ये देखते ही शिवम का खून खौल उठा। ऐसी शानदार लड़ाई को लाइव देखकर उसकी आत्मा में आग लग गई। आज के फिल्म निर्माण में अगर अभिनेताओं को उड़ना होता तो वे तारों का इस्तेमाल करते। हालांकि उड़ने के लिए बाहरी मदद लेने वाले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी कभी वह सुंदर रूप प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। वे खुद उड़ सकते थे। वह आत्मविश्वास और शालीन व्यवहार सर्वश्रेष्ठ स्पेशल इफेक्ट्स की पहुंच से बाहर था। शिक्षक लिंडोंग, इस भाग की शूटिंग पूरी करने के बाद मैं आपके लिए एक मार्शल यूनिवर्स शूट करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि यह आपको रोमांचित कर देगा। शिवम ने अपने बगल में बैठे मार्शल आर्ट शिक्षक लिंडोंग से बातचीत करते हुए आनंद लेते हुए कहा। युद्ध केवल 10 मिनट तक चला, लेकिन फुटेज इतना प्रभावशाली था कि किसी भी फिल्म में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। खास बात यह थी कि श्रीकांत का कैमरा वाकई शानदार था। तस्वीरें और ध्वनि स्वचालित रूप से प्रोसेस हो जाती थीं और फिल्मांकन के तुरंत बाद उन्हें वीडियो दिखा दिया जाता था। शिवम के आदेश पर युद्ध से क्षत विक्षत यूनान संप्रदाय अपनी मूल स्थिति में लौट आया और उसकी जगह फिर से अद्भुत रूप से मजबूत स्कूल की इमारतें आ गईं। निर्देशक महोदय, मैंने फिल्मांकन पूरा कर लिया है। मुझे यकीन है कि आप मेरे काम से संतुष्ट होंगे, श्रीकांत ने आत्मविश्वास से कहा। श्रीकांत, शिक्षक शियाओ, शिक्षक युनशान, आप सभी का धन्यवाद। चलिए अभी के लिए यहीं रुकते हैं। कहानी की शूटिंग पूरी होने के बाद हम आपको लड़ाई वाले दृश्यों के लिए फिर से परेशान कर सकते हैं, शिवम ने विनम्रता से कहा। निर्देशक महोदय, निश्चिंत रहें, इतनी छोटी सी बात भी बहुत आसान है। तीनों शिक्षक तुरंत विनम्रतापूर्वक सहमत हो गए। उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि सुपर गॉड अकादमी में शिवम ही सारे फैसले लेता था। स्कूल से बाहर निकलते हुए शिवम खुद को वान कांत को वीडियो भेजने से नहीं रोक पाया। उसे इस बेहद उत्तेजक फुटेज को साझा करने के लिए किसी की सख्त ज़रूरत थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, वान कांग ने कई अश्लील शब्द कहे, लेकिन उस समय उस मनोदशा को बयां करने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं थे। अब मैं खुद इस काम का अंतिम संस्करण देखने के लिए बेताब हूं। अगर कोई स्पेशल इफेक्ट्स टीम ऐसा दृश्य तैयार करे तो करोड़ों अमेरिकी डॉलर का निवेश भी शायद ऐसे युद्ध दृश्य न बना पाए। हमारी मौजूदा गति के हिसाब से फिल्मांकन का पहला चरण पूरा होने में कितना समय लगेगा? शिवम ने पूछा। लगभग 3 महीने। युद्ध के दृश्यों के अलावा हम बाकी हिस्सों की फिल्मांकन और संपादन पूरा कर सकते हैं, वान कांग ने जवाब दिया। ठीक है, मैं ये क्लिप अभी अपलोड करता हूँ। ये हॉलीवुड और भारत के फिल्म बाजार में धमाका करने के लिए काफ़ी है। ... दोस्तों, हमारी निवेशित कृति बैटल थ्रू द हेवंस का प्रीमियर 3 महीने में सिनेमाघरों में होने की उम्मीद है। आज मैं अपनी टीम के स्पेशल इफेक्ट्स कौशल दिखाने के लिए सभी को एक तोहफा दूंगा। शिवम ने तुरंत अपने वीबो अकाउंट पर 10 मिनट के 2 युद्ध दृश्य अपलोड कर दिए। वह जानता था कि अच्छी चीज़ों का आनंद धीरे धीरे लेना चाहिए। ये ट्रेलर क्लिप बाजार में मौजूद किसी भी फिल्म को पूरी तरह से मात दे देगा और यहाँ तक कि उन्हें यह भी दिखा देगा कि निराशा का क्या मतलब होता है। बिल्कुल नहीं, इस फिल्म की शूटिंग कब से चल रही है और इसका ट्रेलर भी आ गया है। क्या पोस्ट प्रोडक्शन इतनी जल्दी संभव है? एक जिज्ञासु दर्शक ने क्लिक किया, लेकिन जब उन्होंने क्लिक किया तो वे दंग रह गए।
शानदार वास्तुकला के दृश्य, प्रभावशाली युद्ध के दृश्य, चक्कर आने वाले युद्ध ऊर्जा प्रभाव और अभिनेताओं का शानदार अभिनय, क्या ये सब वाकई स्पेशल इफेक्ट से बनाया गया था? बैटल थ्रू द हेवंस के लिए उनके मन में बिल्कुल यही छवि थी। अनगिनत दर्शकों ने महसूस किया कि यह ट्रेलर उनके मन में बनी तस्वीर से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले दर्शकों को भी इसमें एक भी कमी नहीं दिखी। क्या ये वाकई स्पेशल इफेक्ट्स हैं? निर्देशक, आपने बैटल थ्रू द हेवंस की दुनिया में जाकर इस लड़ाई को रिकॉर्ड नहीं किया था, है ना? अफसोस, इंटरनेट पर संस्कृति का अभाव है। एक ही मुहावरा, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। घुटने टेक कर। इसके मुकाबले तो पिछली फिल्म भी बकवास नहीं है। यही असली डूची रूपांतरण है, यही हमारे दिलों में बसी डूची दुनिया है। ये सीरीज़ कहाँ प्रसारित होगी? जब ये रिलीज़ होगी तो मैं इसका ज़रूर समर्थन करूँगा। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। 3 महीने, कितना लंबा समय। डायरेक्टर, आप बहुत ज़्यादा हैं। हमारी भूख इस तरह क्यों बढ़ा रहे हैं? ... जैसे ही नेटिजन्स बेकाबू हो रहे थे, शिवम ने एक और धमाका कर दिया। दोस्तों, मूल रूप से बैटल थ्रू द हेवंस को एक टीवी सीरीज़ के रूप में प्लान किया गया था। हालांकि कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम इसे फिल्मों के रूप में प्रसारित करेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक एपिसोड 3 घंटे से कम न हो और 40 से ज़्यादा एपिसोड हों। इसके अलावा मैं इस फिल्म सीरीज़ में नवीनतम VR उपकरण शामिल करूंगा। आज से मैं देश भर के सिनेमाघरों को बदलने के लिए $90 अरब के निवेश की योजना बना रहा हूं, ताकि आपको तुरंत देखने का अनुभव मिल सके। और 90 अरब, धिक्कार है, मुझे अमीरों की दुनिया समझ नहीं आ रही। निर्देशक, क्या आपके पास सचमुच सिर्फ 500 अरब अमेरिकी डॉलर हैं? एट फोर्ब्स पत्रिका, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। क्या यह मुमकिन है कि आपने निर्देशक की संपत्ति का सिर्फ एक पल का अंदाज़ा लगाया हो? आओ और पिट जाओ। क्या यह एक धारावाहिक फिल्म है? निर्देशक, क्या आपकी रणनीति इससे भी ज़्यादा साहसिक हो सकती है? निर्देशक, क्या आप सभी कलाकारों को थका देने की योजना बना रहे हैं? हर 6 महीने में 20 एपिसोड शूट करने में 20 साल लग जाएंगे। क्या आप कलाकारों से ज़्यादा जीने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हर एपिसोड में इतने खास प्रभाव होंगे तो मैं फिर कभी कोई फिल्म नहीं देखूंगा। लाखों टिप्पणियों को देखते ही शिवम के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव था जैसा वह चाहता था। ये ट्रेलर विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में फैल गया और जब तक भारत के लोग मौजूद रहे तब तक इसके निशान मिलते रहे। हॉलीवुड की एक आलीशान इमारत में लगभग 30 साल का एक आदमी लाल चेहरे के साथ वीडियो देख रहा था। उसका चेहरा अलग अलग भावनाओं और भावों से झिलमिला रहा था, जो उसके दिल की गंभीरता को पूरी तरह से प्रकट कर रहा था। ब्रेला के बगल में खड़े एक तकनीकी निदेशक ने कहा, भारत का स्पेशल इफेक्ट्स प्रोडक्शन इस स्तर तक पहुंच गया है जिसमें प्रोसेसिंग का कोई निशान नहीं दिखता। फिलहाल हम भी इस स्तर की तकनीक हासिल नहीं कर सकते। ब्रेला, जो हॉलीवुड के पूरे स्पेशल इफेक्ट्स टैलेंट पूल के मालिक थे, स्वाभाविक रूप से ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तकनीकी कठिनाई को समझते थे। बाकी पहलुओं की तो बात ही छोड़ दें, कैमरा वर्क के हर विवरण को संभालना ही बेदाग था। नहीं, इस वीडियो में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ब्रेला ने कहा। पिछले साल भारत में SIP को अनुकूलित करने वाली टीम ने शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन सहायता के लिए हमारी टीम की मदद ली थी। हम भारत की स्पेशल इफेक्ट्स क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये नामुमकिन है कि वे 1 साल से भी कम समय में इस हद तक पहुंच गए हों। लेकिन महोदय, अगर उन्होंने दूसरी टीमों की भी मदद ली होती तो भी वे इतने यथार्थवादी फुटेज नहीं बना पाते। आखिरकार हॉलीवुड में हमारी टीम से बेहतर स्पेशल इफेक्ट्स टीम दुनिया में कोई नहीं है, तकनीकी निदेशक ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे पता है, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई, ब्रेला ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। अब भारत डरावना है। उनकी नई प्रचारित VR तकनीक को मत भूलना। हाल ही में टेंसेंट नाम की उस कंपनी का बाजार मूल्य 1 ट्रिलियन को पार कर गया, जबकि हमारी इंटरनेट कंपनियों का बाजार मूल्य काफ़ी कम हो गया है। खासकर गेम कंपनियां, वे तो अस्तित्व के कगार पर हैं। इसके अलावा भारत की रेगिस्तानी शासन तकनीक, मैंने सुना है कि उन्होंने एक प्रायोगिक अड्डे के रेगिस्तान को पूरी तरह से मिट्टी में बदल दिया है। ये फिल्मांकन उसी जगह पर किया गया था। भारत को अब कम करके नहीं आंका जा सकता। तो क्या आपका मतलब है कि भारत की विशेष प्रभाव तकनीक अब हमारी तकनीक से आगे निकल गई है? हालांकि मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है, ब्रेला ने कहा। अगर यह ट्रेलर विशेष प्रभावों का उपयोग करके नहीं बनाया गया होता तो क्या इसे बिना किसी विशेष प्रभाव के किसी स्थान पर शूट किया जा सकता था? सर, आप मजाक कर रहे होंगे, दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? तकनीकी निदेशक ने टिप्पणी की। नहीं, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, ब्रेला ने घोषणा की। हमारे देश में और वास्तव में दुनिया भर में एक और अज्ञात पहलू है, लेकिन मुझे यकीन है फुटेज में दिखाए गए इंसान मौजूद नहीं हो सकते।
दूसरों को पता नहीं था कि ब्रेला भी एक महाशक्ति उपयोगकर्ता थे, लेकिन उनकी क्षमताएं व्यक्तिगत युद्ध शक्ति में प्रकट नहीं हुईं, बल्कि वे उसके मस्तिष्क में प्रकट हुए, जिससे उसे असाधारण बुद्धि, अधिक शक्तिशाली संज्ञानात्मक क्षमता और अधिक दृढ़ता क्षमता प्राप्त हुई। वरना लगभग 30 साल का कोई व्यक्ति हॉलीवुड के विशाल उद्योग को कैसे नियंत्रित कर सकता था। वह ये भी जानता था कि दुनिया भर में असाधारण शक्ति वाले कई शक्तिशाली व्यक्ति, महाशक्तियों के उपयोगकर्ता और भारत के मार्शल आर्टिस्ट हैं। हालांकि उनके नाम मूलतः भिन्न हैं, वे सभी मानवीय सीमाओं से परे हैं। लेकिन वह निश्चिंत था कि सबसे दुर्जय महाशक्तियों के उपयोगकर्ता भी इतने बड़े पैमाने पर विनाश नहीं कर सकते, और यह पुष्टि करता है कि यह विशेष प्रभावों का उपयोग करके किया गया था। अगर दुनिया में ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति होते तो ये बहुत पहले ही अराजकता में फंस गया होता। श्री QA, क्या आप कृपया कुछ लोगों को भारत के शूटिंग बेस की जांच करने और उनके फिल्मांकन कार्यों को देखने के लिए भेज सकते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी टीम ऐसे दृश्य बना सकती है। ब्रेला ने आदेश दिया। सर, मैंने पहले ही जांच कर ली है, तकनीकी निदेशक ने थोड़े अजीब भाव से कहा। भारत के शूटिंग बेस पर कोई स्पेशल इफेक्ट सेटअप नहीं है। मेरी जांच के अनुसार उन्होंने वहां केवल संवाद दृश्य और गैर युद्ध दृश्य ही फिल्माए थे, और ट्रेलर का ये हिस्सा कहीं और शूट किया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, इस खुलासे के साथ ब्रेला को अपनी पिछली धारणा पर और भी यकीन हो गया। भारत ने वाकई एक असाधारण स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक बनाई है, यहाँ तक कि उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हॉलीवुड के प्रभाव और क्लासिक कृतियों पर निर्भर उनकी फिल्में अभी भी भारत में जगह बना सकती थीं, लेकिन अगर उनकी स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक आगे नहीं बढ़ी तो उनकी बाजार में उपस्थिति जल्द ही कम होने लगेगी। ब्रेला भारत में ट्रोल्स नामक एक समूह से अच्छी तरह वाकिफ थे, जो घरेलू घटिया फिल्मों की इतनी आलोचना करते हैं कि उनमें आत्मसंदेह पैदा हो जाता है। अगर एक दिन भारत का फिल्म उद्योग पूरी तरह से उभर गया तो शायद उनके हॉलीवुड स्पेशल इफेक्ट्स ट्रोल्स की नज़र में सिर्फ भविष्य के 50 सेंट के स्पेशल इफेक्ट्स बनकर रह जाएंगे। भारत का बाजार खोने का मतलब हॉलीवुड का आधा फिल्म उद्योग ध्वस्त हो सकता है। नहीं, हमें तकनीक का ये हिस्सा सीखना ही होगा, वरना 1-2 साल में ही भारत के बाजार पर कब्जा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्रेला दूरदर्शी और दूरदर्शी थे। भारत में इन दिनों अच्छे IP की कमी नहीं थी। हर साल फिल्मों में रूपांतरित होने के बाद बड़ी संख्या में हिट ऑनलाइन उपन्यास आते थे। सुश्री बाजार में उनका प्रभाव उनकी सुपरहीरो सीरीज से कम नहीं था। शुरुआत में वे मजबूत स्पेशल इफेक्ट्स तकनीक और पुरानी यादों के साथ भारत के बाजार पर कब्जा कर पाए, लेकिन अगर ये फायदे खो गए तो नतीजे कल्पना से परे होंगे। ये सोचकर उन्होंने तुरंत अपने सहायक का नंबर डायल किया। कैलिन, क्या भारत के सबसे अमीर आदमी श्रीमान शिवम ने पिछली बार मुझे रात के खाने पर नहीं बुलाया था? कृपया मुझे वापस निमंत्रण भेजें। माफ़ी चाहता हूं कि मैं पहले बहुत व्यस्त था, और इस बार मैं उनके साथ आगे के सहयोग पर चर्चा करने के लिए उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा। ... युवा स्वामी ब्रेला के सहायक ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि श्रीमान ब्रेला को कुछ खाली समय मिला है और वे आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं, ताकि उनके सहयोग को जारी रखने पर चर्चा की जा सके। मुझे लगा था कि यह व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन पता चला कि वह तो बस हवा में झंडे की तरह लहराता है। शिवम ने तिरस्कार भरे भाव से कहा। अब दबाव महसूस हो रहा है और आखिरकार डर भी लग रहा है। अगर शिवम को पता होता कि ब्रेला दिमागी ताकत से लैस है तो वह जरूर और भी ज्यादा नफरत करता। क्या उसका दिमाग मजबूत नहीं है? तो उसे इतना नासमझ नहीं होना चाहिए था, है ना? अभी अभी उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था, अब पलटकर मुझे सद्भाव दे रहा है। क्या उसे लगता है कि मुझमें गुस्सैल स्वभाव नहीं है? दरअसल ब्रेला ने स्वाभाविक रूप से इस बात पर विचार किया होगा, लेकिन वह आश्वस्त भी था क्योंकि भारत और हॉलीवुड के फिल्म बाजार के बीच अभी भी काफ़ी सहयोग था। शिवम के उसके साथ पूरी तरह से नाता तोड़ने की संभावना नहीं थी। फिर भी उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि शिवम कभी भी परंपराओं का पालन करने वाला नहीं था। उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि वह किसी को ठेस पहुंचाने या कोई नतीजा भुगतने से नहीं डरता था। जब तक वह नैतिकता से बंधा नहीं था, वह कभी भी नैतिकता का बंधक नहीं बनेगा। अगर दोनों बाजार गिर भी गए तो क्या, क्योंकि सिर्फ 1 साल में वह इस बाजार का अकेला मालिक होगा। जल्द ही ब्रेला को अपने सहायक का फोन आया। कैसा रहा? क्या वो मान गया? ब्रेला ने पूरे आत्मविश्वास से पूछा। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शिवम उसे मना नहीं करेगा। श्रीमान ब्रेला, श्री शिवम के सहायक ने बताया कि श्री शिवम ने मना कर दिया और एक संदेश छोड़ा। उन्होंने कहा, अगर माफ़ी मांगना ही काफ़ी है तो पुलिस क्यों होगी? फिल्म उद्योग के इस तुच्छ व्यक्ति का अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। कितने घमंडी भारत लोग हैं। सहायक की रिपोर्ट सुनकर ब्रेला के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। श्रीमान ब्रेला, मुझे लगता है कि विशेष प्रभाव असल में गौण हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी तथाकथित VR सिनेमा योजना है। आपने सुना होगा कि टेंगक्सुन कंपनी का विकास का रुझान अब कितना भयावह है। सहायक ने याद दिलाया। मुझे पता है,
ब्रेला का चेहरा एकदम उदास हो गया। टेंगक्सुन के गेम्स ने गेमिंग बाजार के लगभग 80% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और जाहिर है वह टेंगक्सुन के गेम्स के संपर्क में भी आ गया था। सच कहूं तो उनके बनाए गेम्स को मानवता के लिए एक दूसरी दुनिया बनाने वाला कहा जा सकता है। अगर गेम के ऑनलाइन सत्रों की समय सीमा न होती तो कई लोग स्वेच्छा से इस आभासी दुनिया में डूब जाते जिसका मानवता की वास्तविक दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। अब उन्होंने इस तकनीक को फिल्मों की दुनिया में भी लागू करने की योजना बनाई है। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि सिनेमा देखने वाले लोग एक उच्च स्तरीय फिल्म देखने के अनुभव का आनंद ऐसे ले रहे होंगे मानो वे सचमुच वहां मौजूद हों। चाहे दृश्य कितने भी चौंकाने वाले हों या विशेष प्रभाव कितने भी यथार्थवादी हों, क्या हर कथानक और हर लड़ाई को ऐसे अनुभव करने के रोमांच की बराबरी कोई कर सकता है मानो आप फिल्म में भागीदार हों। इसमें लगभग कोई संदेह नहीं था कि एक बार जब दर्शक इस स्तर के छवि निर्माण और तकनीक का पहली बार अनुभव कर लेंगे तो वे इसे दूसरी और तीसरी बार आजमाने के लिए उत्सुक होंगे। जल्द ही फिल्म उद्योग लगभग पूरी तरह से अकेले भारत द्वारा खाए जाने वाला केक बन जाएगा। अधिक से अधिक वे केवल मामूली लाभ ही कमा पाएंगे और निश्चित रूप से उनकी वह विशिष्ट स्थिति नहीं होगी जो अब उनके पास है। नहीं, हमें इस तकनीक पर अपना हाथ जरूर डालना होगा। ब्रेला एक महाशक्ति उपयोगकर्ता होने के नाते किसी उच्चतर क्षेत्र की ओर लक्ष्य नहीं रख रहा था। वह बस एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता था। इस सांसारिक दुनिया में एक लापरवाह अमीर व्यक्ति अपने दिमाग से एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण करना। वह आधे रास्ते में ही कामयाब हो चुका था और अब अपने सपने के साकार होने की भोर को देखते हुए वह बिना कुछ किए उसे टूटते कैसे देख सकता था। अब आप जा सकते हैं, मैं खुद इस मामले को संभाल लूंगा, ब्रेला ने अपने सहायक से कहा। जी हाँ सर, सहायक सम्मानपूर्वक चला गया। इन दोनों तकनीकों को सामान्य माध्यमों से प्राप्त करना असंभव है, ब्रेला ने मन ही मन बुदबुदाया। कुछ महीने पहले हुए इंटरनेट युद्ध ने सीएन का नाम पूरी दुनिया में गूंजने पर मजबूर कर दिया था। जब तक सीएन मौजूद था तब तक वे इंटरनेट के जरिए भारत से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। उसे ये भी शक था कि सीएन कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है जिसके दिमाग की तंत्रिकाएं उन्नत हों, अन्यथा ये हासिल करना मुश्किल होता। जहां तक टेंगक्सुन और शिवम द्वारा स्थापित सुपर गॉड मूवी अनलिमिटेड कंपनी से व्यावसायिक माध्यमों से वीआर तकनीक और विशेष प्रभाव तकनीक प्राप्त करने की बात है तो यह असंभव था। वैश्विक उद्योग श्रृंखला पर अपना दबदबा बनाने के लिए ये उनके तुरुप के पत्ते थे जिन्हें बेचना बिल्कुल असंभव था। इन दोनों तकनीकों को हासिल करने के लिए कुछ खास तरीकों की जरूरत होगी, भले ही वे तरीके कभी साकार न हो पाएं। टेंगक्सुन और इस फिल्म कंपनी की स्थिति को देखते हुए शिवम की इस वीआर तकनीक में बहुत अहम भूमिका होगी। हो सकता है कि इस तकनीक का मूल भी उसके पास हो। अगर शिवम को नियंत्रित किया जा सके तो ये तकनीक हासिल करना आसान हो सकता है। आखिर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, वह तो एक आम इंसान ही था, है ना? भले ही वह कुछ खास लोगों को नौकरी पर रखने के लिए मोटी रकम दे सकता हो, एक आम इंसान तो आम इंसान ही होता है। एनके, मैं हूँ ब्रेला। ब्रेला ने एक ऐसे फ़ोन पर डायल किया जिसका इस्तेमाल बहुत समय से नहीं हुआ था। कई महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं की तरह ब्रेला भी जन्मजात महाशक्तियों का उपयोगकर्ता नहीं था। बचपन में प्रयोगों के लिए एक शोध संगठन ने उसका अपहरण कर लिया था। कई प्रयोगात्मक विषयों से ज्यादा भाग्यशाली ब्रेला बच गया और उसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा सोच और बुद्धि थी। हालांकि वे संगठन के नियंत्रण में थे और आज़ादी उनके लिए एक विलासिता थी। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो उसकी तरह आज़ादी के लिए तरसते थे। उसने और उसके दोस्तों के एक समूह ने, जो खुद भी प्रयोग थे, एक गुप्त गठबंधन बनाया। अपनी बुद्धि और समूह की दुर्जय युद्ध शक्ति से उन्होंने उस संगठन को नष्ट कर दिया और खुद उस पर नियंत्रण कर लिया। अब यह संगठन खुफिया जानकारी बेचकर और विशेष कार्यों को अंजाम देकर जीवित रहा। ब्रेला इस षड्यंत्र और युद्ध की जिंदगी से थक चुका था, इसलिए उसने एक नई जिंदगी की तलाश में संगठन छोड़ दिया, लेकिन संगठन से उसका नाता कभी नहीं टूटा, क्योंकि उस समूह के लोगों के बीच उनका एक समझौता था, वे हमेशा साथी रहेंगे, एक परिवार। ब्रेला, बहुत समय हो गया। दूसरी तरफ से आश्चर्य से भरी एक आवाज आई। लगभग 1 साल हो गया जब से तुमने मुझे आखिरी बार फोन किया था। एनके एक 22 वर्षीय युवक था, लेकिन असाधारण प्रतिभा और अनुकूलनशीलता वाला। भारत के प्राचीन मार्शल वर्ल्ड में उम्र ताकत की निशानी थी, लेकिन महाशक्तियों के उपयोगकर्ताओं के बीच ऐसा नहीं था। किशोर भी अगर बार बार उन्नत परिवर्तनों से बच जाते तो वे शीर्ष बलवान बन सकते थे। यह एनके एक महाशक्ति थी, वह उपयोगकर्ता जिसने एसएसएस स्तर पार कर लिया था। उस समय पूरे संगठन को तबाह करने वाले जवाबी हमले में वह सबसे बड़ा योगदान करता था। एनके, मुझे इस बार तुम्हारी मदद की जरूरत है, ब्रेला ने कहा। मुझे पता था, जब भी कोई अच्छी बात होती है तुम हम भाइयों के बारे में कभी नहीं सोचते। एनके ने गुस्से का नाटक किया, लेकिन उसने ब्रेला को दोष नहीं दिया क्योंकि ब्रेला हर साल समूह के शोध के लिए बड़ी रकम देता था। बताओ, क्या बात है?
किसी को पकड़ने में मेरी मदद करो। छोटी सी बात है। कौन है, मुझे जानकारी दो। दुनिया का वर्तमान सबसे अमीर व्यक्ति शिवम। भारत का कोई व्यक्ति। एनके के हाव भाव बदल गए। ब्रेला, तुम्हें पता है हम दुनिया भर से काम लेते हैं, लेकिन हम कभी भी भारत के लोगों से जुड़े काम नहीं लेते। भारत उस औरत का इलाका है और अगर हम पूरा संगठन ही बदल दें तो भी हम उनकी राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। भारत का वह आदमी जिसका नाम शिवम है, कुछ ही दिनों में इस साल की विश्वविद्यालय साइबर सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता में भाग लेने सिंगापुर जा रहा है। एक बार वह भारत से बाहर आ जाए तो हमें उस औरत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ ब्रेला, तुम तो हमेशा की तरह बहुत सावधान हो। ये सुनकर कि उन्हें भारत के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है, एनके तुरंत निश्चिंत हो गया। बाकी जगहों पर वह भारत औरत दखल नहीं देती थी। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ब्रेला ने मुस्कुराते हुए पूछा। बकवास, हमारा कैसा रिश्ता है? एनके ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। मैं खुद लोगों को लाऊंगा। भारत महाशक्तियों के उपयोगकर्ता राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं और अगर वह अमीर भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मार्शल आर्टिस्ट रख सकता है। जब तक वे स्वर्गीय मानव लोक के मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं, मैं उसे तुम्हारे लिए ज़रूर वापस ला सकता हूँ। शुक्रिया। वैसे इस ऑपरेशन के बारे में किसी को मत बताना। मुझे लीक होने का डर है और मुझे चिंता है कि शिवम का उस महिला से कोई संबंध हो सकता है। ब्रेला बेशक अपने कामों में सतर्क था। समझ गया, और भविष्य में धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमसे ज़्यादा बार मिलना। रोज़ा को तुम्हारी बहुत याद आती है। हा। कोई और मेरा अपहरण करना चाहता है। ओह सौतेली माँ, समझ गया। शिवम ने जूंग शिन्यान के फ़ोन का जवाब देते हुए दांत साफ करते हुए स्पष्ट स्वर में जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगर वे भारत आएं तो बस उनका ध्यान रखना। अगर मैं विदेश भी जाऊं तो गुई आसपास ही है। अब तुम्हें मुझे इन सब बातों की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब एक हिडन एलिमेंट हूँ। जब से वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसे मारने या अपहरण करने की साजिश रच रही है, चाहे वह देश हो या विदेश। जूंग शिन्यान द्वारा नियंत्रित महाशक्ति उपयोगकर्ता और हत्यारे संगठनों को आज तक शिवम को निशाना बनाकर 100 से ज़्यादा ऑर्डर मिले थे, औसतन हर महीने दर्जनों ऑर्डर। बेशक जूंग शिन्यान के नियंत्रण से बाहर कुछ छोटे संगठन भी थे, लेकिन वे भारत में प्रवेश भी नहीं कर सके और उसकी सीमाओं के बाहर ही खत्म हो गए। ये सच है, गुई के चले जाने पर भी वे विविध शक्तियां तुम्हें छू नहीं सकतीं। मैं बहुत ज़्यादा चिंता करता था। जूंग शिन्यान हंसा। ठीक है, जाओ अपने दांत ब्रश करो। मैं तुम्हारे पिताजी से वीडियो चैट करने जा रहा हूँ। धिक्कार है, वह कृतघ्न बूढ़ा मुझसे बमुश्किल वीडियो चैट करता है, फिर भी मेरी सौतेली माँ से प्यार करता है। शिवम ने जोर से गालियां दी और फ़ोन रख दिया। होस्ट, अभी कुछ समय पहले उस ब्रेला और एक महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन ने आप पर हमला करने की योजना बनाई थी। फ़ोन रखते ही लिटिल यी ने शिवम को ये खबर दी। ऐसा अनुमान लगाया गया कि ब्रेला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब तक वह इस ग्रह पर है, किसी भी संचार उपकरण के जरिए भेजा गया कोई भी संदेश लिटिल यी की नज़र से बच नहीं सकता। वह जूंग शिन्यान के जासूसों की निगरानी से बच गया, लेकिन वह लिटिल यी से छिप नहीं सका, चाहे वह कितना भी चतुर क्यों न हो। वह ये नहीं समझ पाया कि शिवम के पास एक उच्च स्तरीय सभ्यता का एक शक्तिशाली तंत्र है। जो भी हो, शिवम के दिल में कोई बेचैनी नहीं हुई, बल्कि उसे यह बात मज़ेदार भी लगी। हर दिन मुझे अगवा करने वालों की कतार लगी रहती है। क्या वह किसी रैंक का है भी? गुई के संरक्षण में शिवम पहले से ही निडर था, और अब जब वह एक हिडन एलिमेंटर बन गया था तो वह और भी ज़्यादा शांत हो गया था। जब तक छिपे हुए तत्व और स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता शिवम परिवार द्वारा विकसित नहीं किए गए थे, तब तक इस धरती की कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ऐसी स्थिति वाले कुछ लोगों को चुपचाप विकसित होने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि उनकी शक्ति सभी बाहरी खतरों का सामना करने में सक्षम न हो जाए, और उसके बाद ही वे उच्च स्तरीय बन पाते हैं। लेकिन शिवम ने असाधारण बुजुर्गों और पूर्वजों के समूह की बदौलत पूरी ताकत से शुरुआत की। गुई, क्या तुमने पैराडाइज नामक इस महाशक्ति उपयोगकर्ता संगठन के बारे में सुना है? शिवम ने सहजता से पूछा। नन्हे यी ने अभी अभी उसे इस संगठन के बारे में जानकारी दी थी। ये संगठन उन कुछ महाशक्ति उपयोगकर्ता संस्थाओं में से एक था जिन पर जूंग शिन्यान का नियंत्रण नहीं था। इसका प्रभाव अपेक्षाकृत बड़ा था और इसकी ताकत अच्छी थी। इसके नेता एसएसएस स्तर से ऊपर के 3 महाशक्ति उपयोगकर्ता थे और जन्मजात विशेषज्ञों से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। हाँ, मुझे पता है। क्या आपके पास कोई आदेश है, युवा स्वामी? गुई ने सोचा कि शिवम शायद चाहता होगा कि वह इस संगठन को हमेशा के लिए नष्ट कर दे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी देने और तुम्हें किसी मज़ेदार जगह भेजने की योजना बना रहा हूँ। फांग जुएयू ने कहा। जब से उसके पिता पृथ्वी छोड़कर गए हैं, गुई लगभग 1 साल से उसके साथ दिन रात उसकी रक्षा कर रहा था।
हालांकि अब उसे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए नींद की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी फांग जुएयू के लिए यह एक मार्मिक बात थी। गुई थोड़ा स्तब्ध था, उसे फांग जुएयू के ऐसा कहने की उम्मीद नहीं थी। अब जब मैं एक गुप्त तत्वदर्शी हूँ तो मुझे अब कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन युवा स्वामी, अगर मैं आपकी रक्षा नहीं करूँगा तो मैं और क्या कर सकता हूँ? गू यी के लिए यही उसका एकमात्र मिशन था और इसके अलावा उसे अपने जीवन में कोई और अर्थ नहीं मिल रहा था। क्या तुम खाने, शराब और लड़कियों का आनंद नहीं ले सकते? फांग जुएयू ने झुंझलाहट में कहा। तुम हमेशा इतने तनावग्रस्त नहीं रह सकते, वरना तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। शिवम ने आगे कहा, मैं अपनी सौतेली माँ से बात करूंगा, तुम्हें 3 महीने की छुट्टी दूंगा और तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कौन सी जगह? गू यी ने उत्सुकता से पूछा। एंटियान पीक फुसफुसाओ। जियानगन शहर के निजी हवाई अड्डे से एक निजी जेट सिंगापुर के लिए उड़ान भर गया। प्रत्येक डिवीजन की टीमों के चयन के बाद उन्हें रणनीतिक शोध और विश्लेषण करने और खुद को ढालने के लिए 1 महीने का समय मिला। आखिरकार सिंगापुर में विश्व कॉलेज छात्र सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता शुरू हुई। उफ शिवम, इस बार हम सचमुच तुम्हारे साथ हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपनी जिंदगी में एक निजी जेट की सवारी करने का मौका मिलेगा। हम असल में छुट्टी मनाने सिंगापुर आए हैं। ओल्ड शिवम के यहाँ होने के कारण एक बार जब हम कार्यक्रम स्थल पर पहुँच जाएंगे तो हम अपनी कुर्सियाँ लगाकर आराम कर सकते हैं। तुम लोग ज्यादा घमंडी मत बनो। समय आने पर गंभीरता से मुकाबला करो। यह मत सोचो कि तुम्हें कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम की फेई कीर दुनिया की जानी मानी नंबर 1 खिलाड़ी है। चिंता मत करो प्रोफेसर जुओ, वह आदमी तो इंसान भी नहीं है। जब तक फेई कीर इंसान है वह उसे हरा नहीं सकती। शिवम के तीनों साथियों को उस पर पूरा भरोसा था और खुद शिवम को जरा भी दबाव या बोझ महसूस नहीं हुआ। उसने विश्व रैंकिंग देखी थी और वास्तव में केवल फेई कीर नाम की इस लड़की ने ही उसकी थोड़ी दिलचस्पी जगाई थी। छोटी यी ने पहले ही अपना डेटा इकट्ठा कर लिया था। ये फेई कीर एक जनजात जागृति महाशक्ति का प्रयोग करने वाली थी। उसकी प्रतिभा मुख्यतः उसके मस्तिष्क में थी और इस उम्र में उसने असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया था। जनजात महाशक्ति का प्रयोग करने वालों और कृत्रिम रूप से बनाए गए लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, मुख्यतः उनके शरीर की ब्रह्मांडीय स्रोत शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता में। यदि कोई एसएसएस स्तर की सीमा को तोड़ना चाहता है तो कृत्रिम महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को उच्च श्रेणी के प्रवर्धक इंजेक्शन लगाने होंगे, जबकि जनजात महाशक्ति उपयोगकर्ताओं प्रकृति के संरक्षण में होने के कारण इसकी आवश्यकता नहीं होती। एक उचित विधि से वे अपनी महाशक्तियों को निरंतर परिष्कृत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक में प्रशिक्षित लोग। लिटिल यी द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार ये फेई कीर अभी किशोरावस्था में ही थी और उसका महाशक्ति स्तर अभी एस नहीं था। इस प्रकार सूचना सुरक्षा प्रतियोगिता में वह बेजोड़ थी। मस्तिष्क प्रवर्धित महाशक्ति उपयोगकर्ता पहले से ही दुर्लभ हैं और जो स्वाभाविक रूप से जागृत हुए हैं वे लाखों में एक हैं। फिर भी संभावित मार्गदर्शक तकनीक शिवम का मस्तिष्क विकास समान स्तर के मस्तिष्क विकास वाले महाशक्ति उपयोगकर्ताओं से कहीं बेहतर था, जो शिवम परिवार की विरासत का प्रमाण है। ये समझते हुए शिवम को अचानक इस छोटी बच्ची में दिलचस्पी हो गई। उसकी प्रतिभा पृथ्वी पर बेजोड़ थी, जिसकी तुलना बहुत कम लोग कर सकते थे। अगर ऐसी प्रतिभा उसके लिए काम कर सके तो वह भविष्य में शिवम की कई समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। बस उसे कुछ समय के लिए सुपर गॉड अकादमी में पढ़ने दें और वह शिवम के 10,000 अनुयायियों में अग्रणी होगी। शायद समय आने पर मुझे उस छोटी लड़की से संपर्क करना चाहिए, शिवम ने अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए सोचा। शिवम का निजी जेट समय पर सिंगापुर हवाई अड्डे पर उतरा। इस साल की प्रतियोगिता का आयोजक नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी था और आयोजक की गाड़ियां पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रही थीं। इस साल दुनिया भर से 128 टीमों ने 200 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हालांकि शिवम ने उन्हें सिंगापुर स्थित अपने निजी विला में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जुओ शांके ने प्रतियोगिता की सुविधा के लिए मेज़बान संघ की व्यवस्थाओं का पालन करने पर जोर दिया। अरे, हमें सिर्फ एक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ही 5 सितारा होटल में ठहरने का मौका मिल रहा है। ये संघ वाकई बहुत अमीर है। जी यूजी ने उनके सामने मौजूद शानदार मरीना बे सैंड्स होटल को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आप लोगों को पता नहीं था? मैंने सुना है कि आयोजकों ने इस साल की प्रतियोगिता के लिए $20 लाख का प्रायोजन हासिल कर लिया है, इसलिए सभी खर्चे पूरी तरह से कवर हो रहे हैं और बहुत ही उच्च स्तर पर। लू चाओ ने कहा, सच में, मुझे याद है कि पूरा संघ गरीब हुआ करता था। प्रतिभागियों को अपना खाना, कपड़ा, आवास और परिवहन खुद ही करना पड़ता था और हमें प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता था। कौन जाने, शायद ये साल कुछ खास हो। रुको, खास? तीनों को अचानक कुछ सूझा, एक दूसरे को देखा, फिर अपनी नज़रें शिवम के चेहरे पर घुमाईं।
ठीक है, मैं ही था। शिवम ने उनकी नज़रें देखकर कबूल किया। उसी ने 2 मिलियन की स्पॉन्सरशिप दी थी। बुढ़िल्लू, मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई? मज़ेदार है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हे, शायद यह उस तरह का बेतुका अमीर है। हालांकि इस साल की प्रतियोगिता में 120 टीमें थीं, लेकिन प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों, स्थानापन्नों, टीम लीडरों और लॉजिस्टिक्स सहित लगभग 1 दर्जन सदस्य ही थे। नेटवर्क सूचना सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता एक विशिष्ट आयोजन था। हालांकि इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक खेलों की तुलना में इसे देखने वाले बहुत कम लोग थे। यह अपेक्षाकृत छोटे दायरे में ही लोकप्रिय था। कुछ दिन पहले ही प्रत्येक प्रतिभागी टीम को कार्यक्रम ईमेल के जरिए भेजा गया था। विश्व चैंपियनशिप के नियम भारत में होने वाले घरेलू आयोजनों की तुलना में कम अव्यवस्थित थे, जहां 128 टीमों को यादृच्छिक रूप से 4 समूहों ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह ने जोड़ीदार मुकाबले खेले, जिससे शीर्ष 4 टीमों को चैंपियन और उपविजेता का निर्धारण करने के लिए फाइनल के लिए छोड़ दिया गया। विजेता आगे बढ़े, हारने वाले बाहर हो गए। निष्पक्षता पर कोई निर्णय नहीं हुआ। कभी कभी भाग्य भी कौशल का हिस्सा होता है। एक मजबूत टीम से मिलने का मतलब है दुर्भाग्य को स्वीकार करना। यही प्रतियोगिता का स्वभाव था। टीम स्पर्धाओं के बाद एक व्यक्तिगत रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू होगी। बेशक ये रैंकिंग कॉलेज के छात्रों तक ही सीमित थी। फेई कीर नाम की इस प्रतिभाशाली छात्रा ने दुनिया में पहला स्थान हासिल किया और कॉलेज के छात्रों की रैंकिंग में निस्संदेह शीर्ष स्थान हासिल किया। बूढ़े फैंग, हम अपनी ताकत जानते हैं। तुम्हारे बिना हमारा स्कूल शायद 100 से ज़्यादा टीमों में से शीर्ष 10 में भी जगह नहीं बना पाता, लेकिन इस साल हमारा लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है। आराम करो दोस्तों, हमेशा की तरह तुम तीनों अपनी कुर्सियां पीछे रख लो और आसान जीत का इंतजार करो। अनुभव ही सब कुछ तय करता था, और शिवम की नज़र में ये प्रतियोगिता अंकगणित कर रहे बच्चों के एक समूह से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिसमें वह जो अनुप्रयुक्त गणित में पीएचडी है भी शामिल था। तुम इस लड़के, ये सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इससे असहजता क्यों हो रही है? तीनों जानते थे कि शिवम किस तरह का इंसान है। वह बस शेखी बघार रहा था और किसी खास पर निशाना साधे बिना बस दूसरी टीमों को नीचा दिखा रहा था। इसके बावजूद लू चाओ और बाकी खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत मैचों की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उन्हें पता था कि टीम मैचों में उनके पास ज़्यादा मौके नहीं होंगे, जिससे उनकी स्थिति सुधारने के लिए समय बच गया। रैंकिंग में गलती से जगह बना लेना आने वाले सालों के लिए शेखी बघारने का मौका हो सकता है। सब लोग जल्दी आ जाओ, आयोजकों ने रैंडम ग्रुपिंग के नतीजे मुझे भेज दिए हैं। झुओ शांके ने उनकी बातचीत बीच में ही रोक दी। पिछले साल की शीर्ष 4 टीमें अमेरिका, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड थीं। अमेरिका ग्रुप ए में था, जर्मनी ग्रुप बी में, और हम ग्रुप सी में जापान और इंग्लैंड के साथ हैं। झुओ शांके ने घोषणा की। ओह, दिलचस्प है ना? तो हमें सेमीफाइनल से पहले पिछले साल की शीर्ष 4 टीमों में से 2 को हराना होगा। जी यूजी ने जोश से भरे हुए कहा। हा, मुझे दूसरे देशों की परवाह नहीं है, लेकिन जापान के खिलाफ मैच में हम उन्हें बिल्कुल भी गोल नहीं करने देंगे। बूढ़े फैंग, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने गुस्सैल हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। लू चाओ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा और किसी तरह एक मौन सहमति पर पहुंच गए। जो अच्छा लगे करो, पर थोड़ी दया भी दिखाना। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहते। झुओ शांके ने परवाह न करते हुए कहा, अगर तुम अभिनय कर रहे हो तो उसे विश्वसनीय बनाओ। पिंग पोंग टीम के उस महान दानव राजा जैसा कोई स्टंट मत करो। समझ गए शिक्षक झुओ, हम उन पर नरमी बरतेंगे। ... एक दिन के ब्रेक के बाद तीसरे दिन की सुबह परंपरा के अनुसार मेज़बान के उत्साहपूर्ण भाषण के साथ प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। शिवम को उसकी लंबी चौड़ी बातें सुनने का धैर्य नहीं था। उसकी नज़रें मैदान पर घूम रही थीं और आखिरकार अमेरिकी टीम की लाइनअप पर पड़ीं। उनमें से उसने एक बेहद अलग लड़की को देखा। वह थोड़ी दुबली पतली थी, फिर भी उसके चेहरे के भाव असाधारण रूप से सुडौल थे, मानो किसी एनीमे के पात्र हों, लेकिन उसके लंबे, बर्फ जैसे सफ़ेद बाल सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उसके मस्तिष्क की क्वांटम तरंग गतिविधि लगभग एस क्लास सुपरपावर उपयोगकर्ता के स्तर की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आसानी से दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। बूढ़े फैंग, ये फ़िकीर है। उसके युवा और मासूम रूप से धोखा मत खाओ। मुकाबलों के दौरान वह अपने हमलों की तीव्रता से आपके होश उड़ा सकती है। लू चाओ ने शिवम से फुसफुसाते हुए कहा। तभी फ़िकीर ने उसकी निगाहों को भांप लिया और अचानक अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। लू चाओ और बाकी लोगों ने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली, क्योंकि फ़िकीर की निगाहें इतनी ठंडी थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बर्फ़ के तहखाने में गिर रहे हों। फिर भी शिवम ने हिम्मत से उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं और उसकी आंखों में बिना हिले दुले देखता रहा। बुरा नहीं, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करने के कुछ तरीके खुद ही खोज निकाले। अगर किसी ने उसे सिखाया न हो तो भी उसकी प्रतिभा वाकई अद्भुत है। फ़िकीर की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी।
किसी भी आम इंसान ने उससे 3 सेकंड से ज़्यादा कभी नज़रें नहीं मिलाई थीं। काले बालों और काली आंखों वाला यह एशियाई लड़का अनोखा लग रहा था। क्या वह उसके जैसा हो सकता है? फेई कीर ने मन ही मन बुदबुदाया। तो ओल्ड फैंग, क्या तुम उस शाही नज़र से डर गए थे? लू चाओ ने शरारती मुस्कान के साथ मजाक किया। ज्यादा नहीं, हालांकि उसकी आंखों में कुछ तो था। आंखों की पपड़ी। चेन फैंग एक बेतुका मजाक सुना दिया। वो एक कहानी वाली लड़की है। अरे कितनी नखरीली। चलो, हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, उसके लिए समय नहीं है। सच में, क्या तुम उसके रूप रंग से प्रभावित हो? चिंता मत करो, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जरूर बताएंगे। तीनों ने एक साथ शिवम को चिढ़ाना शुरू कर दिया। शिवम बकवास नहीं कर रहा था। फीके र की निगाहों के पीछे उसे एक उदासी या निराशा का एहसास हुआ, हालांकि उसे इसके स्रोत का कोई अंदाजा नहीं था। क्या ऐसा चैंपियन सुर्खियों में बेफिक्र जिंदगी नहीं जी रहा था? खैर, मुझे देर सबेर पता चल ही जाएगा। शिवम ने अपनी नज़रें फेर ली क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। प्रसारण में घोषणा हुई, क्या भारत टीम और बेल्जियम टीम के प्रतिभागी कृपया सेक्शन 15 में अपनी सीट ले लेंगे। शुभकामनाएं दोस्तों। जुओ शानके ने उनका उत्साहवर्धन किया। शिक्षक जुओ, यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें इस अवसर का उपयोग कुछ दिनों के लिए यात्रा करने में करना चाहिए। जब तक तुम वापस आओगे, तब तक हम चैंपियनशिप ट्रॉफी लगभग वापस ले आएंगे। शिवम ने कहा। ओह, जुओ शानके अवाक रह गया। अगर उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली होती तो क्या वह मर जाता। बेल्जियम टीम के चारों सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और अंतिम तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास के साथ वार्म अप कर रहे थे। हर प्रतियोगिता क्षेत्र में एक उत्साही कथावाचक मौजूद था। सभी नानयान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान या प्रसारण विभाग के छात्र थे। सबसे पहले, मैं बेल्जियम टीम के खिलाड़ियों का परिचय कराता हूं। उनके कप्तान बोलमन 3 साल से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी। ... अब मैं भारत टीम के खिलाड़ियों का परिचय कराता हूं। उनके कप्तान हैं। रुको, भारत टीम के खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? क्या वे वार्म अप नहीं करने वाले? हे भगवान, 3 खिलाड़ी अपनी कुर्सियां पीछे करके लेट गए हैं। क्या वे यहीं सोने की योजना बना रहे हैं? वे नींद के मास्क भी लाए हैं। वे सचमुच सोने लगे हैं। क्या भारत टीम अकेले 4 खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने की योजना बना रही है? ... उफ, इतनी छोटी सी बात पर डर लग रहा है। हाँ, क्या उन्होंने जियांगन विश्वविद्यालय की टीम को घरेलू मैचों में खेलते नहीं देखा? उफ, एक और खूनी नरसंहार। उम्मीद है डीन इसे आराम से लेंगे, उन्हें बहुत बुरी तरह से हारने न दें। अगर मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता तो हम में से जो दूर से आए थे, उनके हवाई जहाज के टिकट बर्बाद हो जाते। धमाका। जुओ शानके ने पानी का कप मेज पर पटक दिया। क्या इसे ही दूसरों की इज्जत बचाना कहते हो? मैंने तुम्हें बार बार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ध्यान रखने पर जोर दिया है, पर तुम सुनते ही नहीं। हालांकि जुओ शानके का लहजा तीखा था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान उसे धोखा दे रही थी। इज्जत बचाने की सारी बातें बस दिखावे के लिए थीं। वह असल में भारत टीम को अजेय रुख के साथ सभी प्रतिस्पर्धी टीमों को हराते हुए देखना चाहता था। उफ, चारों हंसे बिना नहीं रह सके। जुओ शानके, जो हमेशा इतना सख्त रहता था, गुस्से का नाटक कर रहा था, लेकिन ये बहुत मज़ेदार था। किसे पता था कि उसका इतना प्यारा पक्ष भी है। जुओ, मुझे याद है कि जब भी हम कोई टीम जीतते थे तो मंच पर सबसे जोर से तुम ही जयकार करते थे, है ना? शिवम ने कहा। उन्हें कुचल दो, उन्हें एक भी अंक मत दो। लू चाओ ने जुओ शानके की आंखों में देखते हुए कहा। टीचर जुओ, ये आपके शब्द थे, है ना? हा, क्या ये सिर्फ दूसरे स्कूलों की इज्जत बचाने के लिए नहीं है? अगर हम ज़्यादा आक्रामक व्यवहार करेंगे तो दूसरे देश शायद हमारे साथ खेलना ही न चाहें या टूर्नामेंट रद्द भी कर दें। ये कितना बोरिंग होगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैंपियनशिप के इनाम के तौर पर कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करूंगा। मुझे यकीन है कि कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। शिवम ने सहजता से कहा। हा, तुम छोटे बदमाश, बचपन में मुझे अमीरों से हमेशा की तरह नफरत थी। मैं तुमसे नफरत क्यों नहीं कर सकता? शिवम ने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। भारत की जियांगनान यूनिवर्सिटी की टीम ने एलिमिनेशन के पहले दिन ही पूरी तरह से जीत हासिल कर ली और सभी मैच 10-1 के स्कोर से जीत लिए। इसका मतलब था कि शिवम ने प्रतिद्वंद्वी के सभी डिफेंस नोड्स को तोड़ दिया, जबकि प्रतिद्वंद्वी केवल उसके एक नोड को ही भेद पाया, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए शिवम ने उन्हें एक अंक दिलाने के लिए थोड़ा पीछे हट गए। पिछले साल इंग्लैंड की शीर्ष 4 टीम भी उनसे बेबस होकर हार गई थी। एक भी मैच 5 मिनट से ज्यादा नहीं चला। ऐसा दबदबा हाल के वर्षों में ही देखा गया था जब फीकीर संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम में शामिल हुए थे। पहले दिन के मैचों के बाद शीर्ष 8 टीमें उभरकर सामने आईं। अगले 3 दिनों में सेमीफाइनल, फाइनल और अंत में चैंपियनशिप मैच होगा जिससे तय होगा कि ट्रॉफी कौन उठाएगा। कल हमारा सामना ईस्ट राइडर टीम से होगा। सभी आज अच्छी नींद लें ताकि हम चैंपियनशिप जीतकर घर जा सकें।
झुओ शांके ने फाइनल ब्रैकेट का खुलासा किया। क्वार्टर फाइनल के बाद उनका सामना ग्रुप बी के विजेता से होगा, चाहे वह जर्मन टीम हो या फ्रांसीसी टीम। लेकिन उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी आएगा उन्हें हरा नहीं पाएगा। बूढ़े फैंग, कल के मैच के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लू चाओ ने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? शिवम ने एक धूर्त मुस्कान दी। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले हमारी भारत टीम सेमीफाइनल में ईस्ट राइडर टीम से हार गई थी और उन्होंने हमें अपमानित किया था। हाँ, मैं उस साल उनके कप्तान को जानता हूँ। वे ईस्ट राइडर से 7:10 से हार गए थे। स्कोर का अंतर ज्यादा नहीं था, लेकिन उनके अखबारों ने कई दिनों तक इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे हमारी बदनामी हुई, चेन फैंग ने गंभीरता से कहा। तो फिर चलो एहसान चुकाते हैं और इस बार उन्हें अनिच्छा से 10:0 देते हैं। हे, हम सब एक जैसे सोचते हैं। तुम चारों बहुत बुरे हो, तुम लगभग सभी खलनायक हो। ... अगले दिन के मैच सुचारू रूप से शुरू हुए, जिससे पिछले दिन के तमाशे का आनंद लेने वाले विशाल दर्शकों में रोमांच भर गया। जब से फेईकीर संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम में शामिल हुए हैं, वे निर्विवाद रूप से विश्वस्तरीय हैं। अन्य टीमें तो उनके किसी एक नोड को तोड़ना भी गर्व की बात समझती थीं। अधिकांश खेलों में उन्होंने 10:0 के स्कोर के साथ दबदबा बनाया। फेईकीर की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी। परंपरागत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका सभी टीमों को आसानी से हराकर चैंपियनशिप जीत लेता था, लेकिन इस साल भारत एक आश्चर्यजनक छुपी हुई टीम बन गई थी, जिसने उतने ही शानदार प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आज के सेमीफाइनल में ग्रुप बी और डी के लिए दर्शक कम थे। हालांकि ये टीमें भी मजबूत थीं, लेकिन लंबे समय से अग्रणी संयुक्त राज्य अमेरिका और इस साल की छुपी हुई टीम भारत की तुलना में उनके मैच बहुत कम आकर्षक थे। दोनों टीमों की ताकत पर राय काफ़ी अलग अलग थी। कुछ लोगों का मानना था कि फेईकीर की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका ज़्यादा मजबूत था। ग्रुप चरण में उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया था, जबकि भारत की जियांगनान यूनिवर्सिटी टीम ने हर मैच में एक नोट गंवाया था। हालांकि भारत के दर्शक अच्छी तरह जानते थे कि शिवम किस तरह का इंसान है। वह आकर्षक चालों और बेजोड़ ताकत का मिश्रण था। हालांकि स्कोर 10:1 था, कौन कह सकता था कि उसने जानबूझकर वह एक अंक नहीं गंवाया। सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है। मेज़बान की आवाज़ गूंज उठी। आज पिछले साल की उपविजेता टीम ईस्ट राइडर इस साल की डार्क हॉर्स भारत टीम से मुकाबला कर रही है। मुझे यकीन है कि आज के मैच शानदार होंगे। अरे देखो, ईस्ट राइडर के पास डीन शिवम के लिए पहले से ही एक उपनाम है, साम्राज्य का दानव देवता। हा, क्या वे गंभीर हैं? उनकी कमेंट्री शैली अभी भी बहुत शानदार है। क्या आपको लगता है कि आज का मैच भी 10:1 होगा? असंभव। क्या आपने कल डीन शिवम की पोस्ट नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा था कि 10:1 सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विचारों के लिए था, लेकिन आज के मैच में मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा मायने रखते हैं, है ना? उनके हाव भाव तो देखो। दर्शकों में से कुछ ने शिवम के प्रशंसकों के बीच हो रही बातचीत सुनी और उनका ध्यान भारत टीम के 4 सदस्यों की ओर गया। कल ग्रुप स्टेज के दौरान शिवम ही एकमात्र खिलाड़ी था जो गंभीरता से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जबकि बाकी 3 बस झपकी ले रहे थे और खेल रहे थे, ये दिखाते हुए कि बिना मेहनत के जीतने का क्या मतलब होता है। लेकिन आज उनमें से हर एक खेलने के लिए बेताब था और उनकी आंखों में अंधेरे की एक चमक थी, जो खतरे की एक स्पष्ट आभा बिखेर रही थी। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके हर चेहरे पर 4 किरदार लिखे हुए देख रहा हूँ। क्या आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 4 बड़े आदमियों को 4 छोटी लड़कियों के पास कदम दर कदम आते हुए देख रहा हूँ। ओह, ये बहुत भद्दा है, बहुत हिंसक है। मैं अब और देखना भी नहीं चाहता, किसी ने अपनी आंखें ढांकते हुए कहा। मुझे अचानक उन पर तरस आ रहा है। ... सब लोग सावधान, भारत टीम इस साल मजबूत है, हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कल की हमारी योजना के अनुसार हिगाशिनो-कुन और ओटेकुन के नोड्स पर हमला करेंगे, जबकि बाकी 2 रक्षा संभालेंगे। चिंता मत करो, हमारा नवीनतम कॉम्बो कोड निश्चित रूप से उनकी रक्षा को भेद सकता है और हमले की क्षमता पिछले डेटा बमों से कई गुना ज़्यादा है। पिछले साल हमने भारत टीम को पैकिंग करके भेज दिया था, चलो इस साल फिर से करते हैं। ... क्या तुम लोग तैयार हो? शिवम ने पानी का घूंट लेते हुए आलस से कहा। आज उनके साथ थोड़ी देर और खेलो, मैं डिफेंस संभाल लूंगा और तुम वो कोड आजमा सकते हो जो मैंने तुम्हें कल सिखाया था। अरे, मैंने तो अभी तक याद भी नहीं किया। मुझे भी नहीं। कल तुम्हें सारा दिन गेम खेलने के लिए किसने कहा था? शिवम ने झुंझलाकर कहा। छोड़ो भी, वैसे भी वे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए अपना समय लो और उन्हें अभ्यास के लिए इस्तेमाल करो। अरे शिवम, आंतरिक टीम चैट लाइव स्ट्रीम हो रही है, दर्शक सब कुछ सुन सकते हैं। क्या ये थोड़ा ज़्यादा सीधा साधा नहीं है? हा, सच में मुझे नहीं पता था। ... दर्शक चुप हो गए। क्या तुमने उनकी टीम चैट सुनी? मैंने सुनी। क्या उसने कहा था कि वह ईस्ट राइडर के नोड्स को अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर रहा था?
ये कैसी अपमानजनक बातें हैं। क्या किसी इंसान को ऐसा कहना चाहिए? उफ, ये तो बिल्कुल क्रूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।